आपको बता दें ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। ईडी ऑफिस से अनिल अंबानी बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ी जानकारियां सामने आई है। ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं अनिल अंबानी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि ईडी ऑफिस से अनिल अंबानी जो है वो बाहर निकले हैं। 17,000 करोड़ रुपए का ये पूरा की पूरा फ्रॉड का मामला था, जिसको लेकर के 11 घंटे से लगातार यहां पर पूछताछ जारी थी। सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस अनिल अंबानी पहुंचे थे और अब लगभग 9 बजे वो ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। इसको लेकर के तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप ईडी ऑफिस से देख रहे हैं। अनिल अंबानी ईडी ऑफिस से बाहर आए हैं। 17,000 करोड़ का यह पूरा की पूरा मामला है। इसमें यस बैंक का भी 3-3.5 करोड़ का पूरा की पूरा मामला है और इसको लेकर के तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं अनिल अंबानी। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला जो है इसको लेकर के ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। बैंक लोन का यह पूरा मामला है, बैंक फ्रॉड का यह पूरा मामला है और इसी को लेकर के यह पूछताछ जारी है। 17,000 करोड़ रुपए का यह पूरा मामला है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? अनिल अंबानी बाहर आ चुके हैं, तस्वीरें बिल्कुल बिल्कुल अनिल अंबानी बाहर आ चुके हैं। लगभग 9 घंटे से ज्यादा का वक्त, 9 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ। सुबह 11 बजे पहुंचे थे ईडी ऑफिस और अब अभी बिल्कुल तुरंत निकले हैं ईडी ऑफिस से और ईडी ऑफिस में लंबे चौड़े सवालों का सामना करते हुए अनिल अंबानी नजर आए। 17,000 करोड़ का लोन घोटाला मामला, जिसमें तमाम जांचें चल रही हैं। सीबीआई अपनी तरफ से जांच कर रही है, ईडी अपनी तरफ से जांच कर रही है। ईडी ने इससे पहले अनिल अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी की थी और उन छापेमारी के बाद जो चीजें सामने निकल कर आई थी, उन तमाम चीजों के जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश ईडी के अधिकारी करते हुए नजर आए। ईडी के अधिकारी पूछते हुए नजर आए कि यस बैंक का जो 3,000 करोड़ का लोन था, उसमें जो चीजें सामने आ रही थी, वो चीजें ये सामने आ रही थी कि यस बैंक का के न केवल कर्मचारियों को बल्कि जो डायरेक्टर्स थे उन तक को पेमेंट किया गया रिश्वत के रूप में 3,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए। इसके अलावा सीबीआई ईडी ने जानने की कोशिश की कि लोन का जो डायवर्जन था वो क्यों किया जा रहा था। उन्होंने जानने की कोशिश की है तमाम जो शेल कंपनियां हैं, क्योंकि एक शेल कंपनी को ईडी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। एक शेल कंपनी के डायरेक्टर को ईडी की कंपनी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने की गारंटी दी थी लोन के लिए, उसको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। तो तमाम तरीके के सवालों का जवाब लेने की कोशिश अनिल अंबानी से ईडी के अधिकारी करते हुए नजर आए। ईडी के अधिकारियों ने जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते बिना कागजात पूरा किए बैंक के अधिकारी उन्हें लोन देते थे। क्योंकि ईडी ने जब जांच शुरू की थी तो उनके सामने आया कि कई बैंकों ने ऐसा किया कि कागजात की कमी थी, कागजात पूरे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिया गया। इसके अलावा जो चीज सामने ईडी के आ रही थी, वो चीज सामने ये आ रही थी कि कई सारे ऐसे बैंक थे जिन्होंने सेम डे लोन की एप्लीकेशन आई, सेम डे ही लोन पास किया गया और सेम डे ही लोन का पेमेंट कर दिया गया। जी दीपक जी, ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है। इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अनिल अंबानी से अब पूछताछ हो चुकी है, क्या इन बैंक के अधिकारियों से भी अब पूछताछ होगी? इसी के साथ साथ कंपनी के बड़े ऑफिशियल से भी क्या यहां पर पूछताछ होती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल ये बात तो तय है कि जो कंपनी के शीर्ष अधिकारी हैं, 3 अधिकारी हैं, तीनों अधिकारियों को ईडी जांच के लिए जल्दी ही बुलाने वाली है। अभी ये इंतजार करना पड़ेगा कि आज की पूछताछ तो खत्म हुई है अनिल अंबानी के साथ, कि क्या कल अनिल अंबानी को बुलाया जाना है। चूंकि ईडी से अभी अनिल अंबानी निकले हैं तो अभी ईडी सूत्रों से ही जानकारी लेने की कोशिश भी होगी, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये कि आज अनिल अंबानी निकले हैं। अब जो प्रोसीजर रहने वाला है वो प्रोसीजर ये कि कंपनी के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी। इसके बाद जो बैंक है, लगभग 20 के आसपास बैंक हैं जिनमें प्राइवेट और सरकारी बैंक शामिल हैं, उनसे पूछताछ होने की कोशिश होगी कि जब ये लोन एनपीए हो रहा था तो एनपीए हुए लोन को रिकवरी करने के लिए उनकी तरफ से क्या किया गया। इसके अलावा उनसे इस बात की जानकारी करने की कोशिश होगी कि आखिर उन्होंने किन कागजातों के आधार पर यह लोन दिया गया। जब ये लोन लगातार एनपीए हो रहे थे तो क्या संबंधित अथॉरिटीज को इसकी शिकायत की गई, जैसा कि एसबीआई ने किया। एसबीआई ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया। इसके बाद सीबीआई में इसकी जांच की गई, उनकी कंपनियों के खिलाफ शिकायत की गई और उसके बाद ईडी ने इसका संज्ञान लिया था। तो
तो कोशिश इस बात की भी होगी कि ये देखा जाए कि आखिर तमाम बैंकों की तरफ से क्या कमी रही और बैंकों ने अपनी तरफ से ये एनपीए ना हो पाए इसको लेकर क्या कदम उठाए थे। दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। अनिल अंबानी को जब वहां से बाहर लाया गया है उसकी तस्वीरें जो है वो भी हमारे सामने आई हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से बाहर उन आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे ईडी ऑफिस से निकलते हुए नजर आए हैं। यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी नजर आ रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अनिल अंबानी ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं वे अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी की पूरी तस्वीरें जब वो ईडी ऑफिस से बाहर जा रहे थे तब की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे साथ दीपक गौतम जी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसी के साथ साथ यहां पर खबरें जो है वो भी लगातार सामने आ रही है। उनकी कंपनी से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें भी ईडी ने कलेक्ट किया है। इसी के साथ साथ तमाम पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स भी वहां से कलेक्ट किए गए हैं। मतलब ईडी इस पूरे मामले को गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मामला ये हो जाता है। आप ये समझिए कि 17,000 करोड़ का लोन घोटाला, 50 से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी अगर होती है तो ये तय है कि जब ईडी वहां पहुंची तो तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट वहां चेक किए गए। 3 दिन तक ये पूरी की पूरी कार्यवाही चली। एक साथ 50 से ज्यादा कंपनियों पर ये रेड डाली गई थी। 3 दिन तक ये पूरी की पूरी कार्यवाही चली। इस दौरान ईडी को अपने से संबंधित, अपनी जानकारी को बढ़ाने से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट मिले जो ऐसे सवाल पैदा करते थे, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। ईडी ने पूरी कोशिश इस बात की कि पहले एक बार सबूत इकट्ठे किए जाए और जब सबूत इकट्ठे हो गए, जब उनके पास सवाल इकट्ठे हो गए, तब अनिल अंबानी को आज बुलाया गया। अनिल अंबानी आज सुबह मुंबई से निकले, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे तो तमाम सवालों के जवाब ईडी ने उनसे लेने की कोशिश की है। और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 9 घंटे तक लगातार पूछताछ हो रही है तो ईडी इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। ईडी ने आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें नहीं पूछी होंगी जो पूछा जाना चाहिए। 9 घंटे एक बहुत बड़ा पीरियड होता है और इस पूरे पीरियड के दौरान ईडी ने जो अपने सवालों की लिस्ट तैयार की थी उन तमाम सवालों को पूछ लिया है। अब देखना यह होगा कि ये जो सवालों के जवाब मिले हैं अनिल अंबानी की तरफ से, इन जवाबों को कंपनी के जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, जो 3 सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया है, उन 3 सीनियर अधिकारियों के जवाबों से मिलाया जाएगा। इसके बाद जो कंफ्यूजन होगा, इसके बाद बैंकों को बुलाया जाएगा और बैंकों से जब पूछताछ होगी इसके बाद तमाम पिक्चर साफ होती हुई नजर आएगी। जी दीपक जी, पिक्चर साफ होती हुई नजर आएगी। यहां पर आपने शेल कंपनियों का जिक्र किया था। शेल कंपनियां कितनी लगभग इसमें पकड़ी गई हैं और इन शेल कंपनियों में लगभग कितना इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला है दीपक जी? देखिए, अभी तक जो स्थिति सामने आई है वो स्थिति सामने आई है, एक शेल कंपनी के डायरेक्टर को, एक मालिक को गिरफ्तार किया गया है। शेल कंपनी कौन सी कंपनी है दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। शेल कंपनी को आप आम बोलचाल की भाषा में डमी कंपनी कह सकते हैं। इसे और आसान तरीके से समझें तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंपनियां कागजों पर होती हैं केवल। कहीं इनका ना कोई ऑफिस होता है, ना इनके पास कोई धंधा होता है। जो कुछ चल रहा होता है कागजों पर चल रहा होता है, बाकी कोई तरीका इनके पास नहीं होता। तो अभी फिलहाल एक शेल कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, मालिक को गिरफ्तार किया गया है और तमाम अभी और जो लिस्ट है ईडी के पास उन पर जांच होती हुई नजर आएगी। ईडी के सूत्र बताते हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका एड्रेस एक ही है, जिनके डायरेक्टर्स जो हैं वो एक ही हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे छनेंगी और उसके बाद खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बड़ी कार्यवाही कि ईडी ने एक साथ पहले छापेमारी की और आप ये देखिए ना कि कितना एक तरह से कहते हैं ना कि मैं आज जब याद करता हूं तो 2008 का मुझे एक वक्त याद आता है जब अनिल अंबानी को फोर्ब्स ने दुनिया के 6 करोड़पति लोगों में शामिल किया था। 6 ऐसे लोग जो दुनिया में सबसे अमीर लोग थे। और आज स्थिति क्या है अनिल अंबानी की? आज उन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। उन्हें लुकआउट कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। इसका मतलब वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें संबंधित अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा आप ये देखें कि उन्हें फ्रॉड घोषित कर चुकी है एसबीआई जैसी कंपनी, एसबीआई जैसी बैंक। और एसबीआई कौन सी बैंक है? देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम तरीके से अनिल अंबानी को घेरने की कोशिश हुई है। तमाम तरीके से उनके खिलाफ जो सबूत है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। चूंकि ये घोटाला बहुत बड़ा है और ईडी की पूरी मंशा ये कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो सके। और आज जो सवाल हुए उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये भी कहीं ना कहीं था कि ऐसे पूरे के पूरे मामले में आखिर कौन दोषी है, आखिर दीपक जी इसमें कौन दोषी है इसका पता लगना चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। ईडी ऑफिस से निकलते हुए अनिल अंबानी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं
किस तरीके से यहां पर भारी सुरक्षा देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर अनिल अंबानी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, यहां पर जो गाड़ी की साइड का ग्लास है उसको ढक लिया गया था कि उनकी तस्वीरें कैद ना हो, लेकिन ये तस्वीरें ईडी ऑफिस से उनके बाहर जाने की सामने आई हैं। 10 घंटे की ये पूरी की पूरी पूछताछ चली है। 1700 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा मामला है, जिसमें ये पूछताछ लगातार जारी थी। उनसे पूछताछ हो चुकी है। लगातार ईडी इस पूरे मामले को लेकर के तथ्य खंगालती हुई नजर आ रही है। तो ईडी ऑफिस से हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं विनय के पास जाना चाहूंगा। विनय, क्या कुछ जानकारियां और सामने आ रही है? जिस तरीके से दीपक जी लगातार इस मामले को ब्रीफ करते हुए बता रहे हैं, तमाम चीजें जो है खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इतना बड़ा लोन जो है वो पास कर दिया जाता है, इसी के साथ साथ एक और खबर सामने आई है कि रातों रात ये लोन पास कर दिया गया बिना किसी डॉक्यूमेंट वर्क के, बिना किसी चीज को चेक करे हुए। मतलब कहीं ना कहीं और तमाम बैंक के जो अधिकारी हैं वो भी इसके चपेटे में आने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बिना जिस तरीके से ये लोन पास किए गए बिना किसी कागजों के पूरे चेक किए हुए, क्या लगता है कि इसमें बैंक के काफी अधिकारी फंस सकते हैं और क्या भूमिका इसमें हो सकती है? देखिए, ईडी इस पूरे मामले में हर तरह से जांच कर रही है। अनिल अंबानी से आज तकरीबन 8 से 9 घंटे पूछताछ हुई और ईडी ने उन बैंक प्रबंधकों को भी जवाब मांगा है। हालांकि उनको अभी तक बुलावा नहीं आया है ईडी का, लेकिन उनसे जवाब मांगा है। जितने भी बैंक हैं जिन्होंने भी अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिए, 17,000 करोड़ रुपए का मामला है। अब चूंकि ये भी साफ हो चुका है कि पूरी तरह से फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात, बोगस तरीके से लोन लिए गए। इन बैंक से पूछा गया है कि आखिरकार जो आपने लोन दिया है वो किस बिहाफ पे दिया है, क्या वो कागजात आपने चेक किए थे। उन सभी बैंक प्रबंधकों को ईडी को जवाब देना है और अगर ईडी सेटिस्फाई नहीं हुआ उन बैंक के प्रबंधकों के जवाब से, तो लाजमी है कि ईडी का जो अगला बुलावा होगा उन बैंक प्रबंधकों को भी होगा। तो ईडी बैंक प्रबंधकों से भी जांच करिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना बड़ा लोन, हालांकि अलग अलग बैंक से मिला है, लेकिन हर बैंक से बहुत बड़ी राशि दी गई है और बिना किसी मिली भगत के इतने बड़े लोन पास नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा चूंकि लोन का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, अनिल अंबानी की कंपनी लोन ले रही है, तो लाजमी है कि उसमें जो बैंक के प्रबंधक है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के जब लोन पास करते हैं तो उनकी भी भूमिका इसमें रहती है। तो इसलिए अब वो भी संदेह के घेरे में, क्योंकि साल 2017-2019 के बीच का यह मामला है, तो उस वक्त जिनकी जो वहां पे तैनात थे उन बैंक में, जिस ब्रांच से, जिस बैंक से, जिस प्रबंधक की ड्यूटी के समय सब हुआ, तो उनसे भी ईडी ने जवाब मांगे हैं। और जवाब जिस तरह की चीज सामने आ रही थी कि यस बैंक के जो 3,000 करोड़ का लोन यस बैंक से लिया गया और उसमें न केवल कर्मचारी बल्कि उनके डायरेक्टर्स तक को रिश्वत की एक बड़ी अमाउंट दी गई, तो क्या इस तरह की संभावना और बैंकों के साथ भी नजर आती है? जितने भी बैंक, जैसा भी आपको बताया कि जितने भी बैंक, ना सिर्फ बैंक प्रबंधक बल्कि उस समय में उस लोन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सबको इस बारे में जवाब देना है। जवाब से बहुत कम उम्मीदें हैं कि सेटिस्फाई ईडी होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा बोगस का मामला है। आपको भी बता दूं कि जो एसबीआई का बाकायदा एक जो पोर्टल ये कह सकते हैं कि बनाया गया, वो भी एक तरह से फर्जी था। क्योंकि एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है, वो पोर्टल फर्जी बनाया गया। जो गारंटियां दी गई, बैंक गारंटियां, उसमें भी फर्जीवाड़ा पाया गया। तो इसमें बहुत बड़ा, और ये कह सकते हैं कि सिर्फ अनिल अंबानी अभी फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंचे, लंबी पूछताछ हुई, लेकिन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा जो बाकी बैंक के प्रबंधक है, बैंक से जुड़े हुए लोग, बाकी जो शेल कंपनी है उनसे जुड़े हुए लोग, ये तमाम इस दायरे में आएंगे। और आपको आने वाले दिनों में दिखा कि बहुत बड़ा दायरा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा दायरा इस पूरे खेल में है। और इसीलिए ईडी अब सबसे पहले अनिल अंबानी को बुलाया इसमें। अब लाजमी है कि जब 8 से 9 घंटे की पूछताछ, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रही होगी, अनिल अंबानी अपने जवाब कुछ दिए होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे। अब यह भी देखना है कि क्या ईडी अनिल अंबानी को दोबारा आने वाले दिनों में बुलाएगी, वो थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या कोई अगली डेट भी दी गई है। और अगली डेट नहीं दी गई है तो अब लाजमी है कि जो जवाब अनिल अंबानी ने दिए हैं उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। जो अगले जो लोग आएंगे, जो अब अगली डेट में जो लोग आएंगे जिस मामले से जुड़े हुए, उनसे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि क्या जो अनिल अंबानी बोल रहे हैं वही वो लोग भी बोल रहे हैं, बैंक से जुड़े लोग या अनिल अंबानी की जो शेल कंपनी जुड़े हुए लोग, क्या वो दोनों के जवाब मैच कर रहे हैं, और जिसकी संभावना बहुत कम है। तो अब ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है। अनिल अंबानी चूंकि इस पूरे मामले में सबसे चूंकि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन, और अभी तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या अनिल अंबानी का आज की जो पूछताछ है ये तो आज खत्म हो गई, लेकिन क्या अनिल अंबानी से पूछताछ खत्म हो गई या कल उनको बुलाया जाना है या नहीं बुलाया जाना है, या इसके बाद बुलाया जाना है कि नहीं?
देखिए, ये भी एक अभी हो सकता है कि ईडी की तरफ से एक कोई जानकारी इस पे आ जाए कि क्या किसी अगली तारीख भी अनिल अंबानी को दी गई है, और ऐसा कहना भी मुश्किल है कि कल ही बुलाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब इस दौरान अब चूंकि ईडी और भी लोगों की पूछताछ करेगी, तो हो सकता है कि अगला समन अगले महीने या फिर किसी और तारीख को, कल का कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो लाजमी है कि ईडी अनिल अंबानी को फिर से बुला सकती है। बाकी जो बैंक से जुड़े लोग और जो इस पूरे मामले से 17,000 करोड़ के इस बैंक लोन फ्रॉड से जो जुड़े हुए हैं उन सबको बुला सकते हो। तो बहुत से लोगों को अभी इस मामले बुलाना बाकी है, और ईडी की जांच का जो दायरा है वो अभी बहुत आगे तक जाने वाला है। ईडी की जांच का दायरा अभी आगे तक जाने वाला है। देखना यह होगा कि क्या अनिल अंबानी को कल बुलाया जाता है या इसके बाद बुलाया जाता है। लेकिन यह बात तय है कि अब जो पूछताछ होनी है वो पूछताछ होनी है कंपनी के 3 सीनियर ऑफिशियल्स से, और इसके अलावा तमाम बैंकों के कर्मचारियों से जिन बैंकों से लोन लिया गया। आखिर ये लोन इतनी बड़ी अमाउंट कैसे पहुंची है, एनपीए को बचाने के लिए क्या कोशिश की गई, क्या और बेहतर किया जा सकता था, और जब ये एनपीए घोषित हो रहे थे तब क्या किसी तरीके से किसी संबंधित अथॉरिटी को जानकारी दी गई? क्या कोई ऐसी जानकारी है कि ये इतनी बड़ी रकम बार बार एनपीए में जा रही थी और किसी बैंक ने किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी हो? देखिए, जब बैंक से लोन लिया गया और जब बैंक को दिख गया कि लोन वापस नहीं आने वाला है तो उसको एनपीए घोषित किया गया। अभी तक चूंकि इससे पहले इस मामले में किसी को जानकारी नहीं थी कि कोई ऐसा भी मामला है कि बैंक की मिलीभगत से इतने करोड़ों के लोन पास हो रहे हैं, करोड़ के अरबों के लोन पास हो रहे हैं, तो किसी को जानकारी नहीं थी। सारे एनपीए घोषित कर चुका था बैंक। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो बैंक भी ये बता रहे हैं कि ये जो लोन लिया गया था इनको एनपीए घोषित किया जा चुका है, जिसको बैंक मान के ये चल रहा था कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो ऐसे में अब उन लोगों से भी पूछताछ की क्या आपने जो लोन दिया, हालांकि फर्जी लोन, सारी तरह से फेक कागज, क्या आपने इसको रिकवरी को लेकर किसी तरह का नोटिस रिलायंस ग्रुप को दिया, किसी कंपनी को दिया? क्योंकि कई अलग अलग हेड में ये लोन लिए गए, कई अलग अलग कंपनियों में लोन लिए गए, तो ये भी जाना जाएगा कि एनपीए घोषित करने से पहले आपने किस तरह का एक्शन लिया, क्या कोई नोटिस भेजा गया, कोई लीगल कार्रवाई की गई, अगर की गई तो किसको जानकारी दी गई? तो ये भी एक बहुत बड़े सवाल है जो कि इस एनपीए को लेकर भी उठ रहे हैं कि किसके पूछकर और किस नियमों के तहत, और क्या आपने कोई प्रोसीडिंग की इसको एनपीए जारी करने पर। तो ये भी एक जांच का दायरा है, एनपीए घोषित करने को लेकर भी इस पे सवाल उठने लाजमी है। हालांकि इसमें बात एक दिलचस्प ये भी आती है कि एसबीआई ने सबसे पहले अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया, अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन देने पर रोक लगाई और इसके साथ बाकायदा इसकी शिकायत की। यह शिकायत सीबीआई तक पहुंची और इसके बाद 2 मामले दर्ज हुए और उसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हुई। ईडी की जब कार्रवाई शुरू हुई तो ईडी की कार्रवाई को अगर आप बताना चाहें शुरू से तो क्या रहा? देखिए, जब सीबीआई चूंकि इस मामले में अपना काम कर रही थी, सीबीआई जब जहां घुसती है तो लाजमी है कि उसके थोड़ी देर बाद ईडी भी वहां पे इंटरफेयर करती है, क्योंकि पैसों का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने जब इस पूरे मामले पर जांच करी तो तकरीबन ये कह सकते हैं कि 40-50 कंपनियों की जो कि इस पूरे मामले से जुड़ी है अनिल अंबानी के ग्रुप से, उनसे वहां पे जाके जांच की। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों मुंबई और कई अन्य शहरों में इसकी ईडी की तरफ से जांच की गई, और कई लोगों से भी पूछताछ की। 35 से 40 लोगों का एक रफली आइडिया है जो कि उनसे पूछताछ की गई। तो ईडी जब इसमें एंटर हुई तब ये मामला बहुत बड़ा जाएगा। इससे पहले सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई जांच का अपना तरीका होता है। लेकिन जब ईडी इस पूरे मामले में घुसी और जब पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने मामला अपने हाथों में लिया तो लाजमी है कि उसके बाद जो सारी बातें सामने आई, चाहे वो तकरीबन 40 से 50 कंपनियों की जांच करने की बात हो या फिर 30 से 35 लोगों से पूछताछ की बात हो, और उसके बाद जो आंकड़े खुले और उसके बाद जो ये मामला तब भी और बड़ा बन गया जब अनिल अंबानी को लेकर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद और बड़ा मामला बन गया जब ये बात आई कि 5 अगस्त यानी आज के दिन अनिल अंबानी को ईडी दफ्तर, वो भी दिल्ली आना है। ये पूछताछ ईडी के दफ्तर मुंबई में है, वहां भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि ईडी का जो मुख्यालय वो दिल्ली में है, तमाम बड़े अधिकारी और बहुत बड़ा मामला है ये सब दिल्ली में, तो इसलिए अनिल अंबानी को मुंबई की जगह दिल्ली बुलाया गया। आज का वक्त अनिल अंबानी का मुश्किलों में फंसा हुआ नजर आता है, लेकिन अगर आप पुराने वक्त को याद करें तो आपको कुछ याद आता है? अनिल अंबानी परिवार का वारिस, क्योंकि 2 भाई हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी की जो इससे पहले की जो दुनिया थी वो किस तरह की दुनिया थी, और अब जिन परिस्थितियों को वो झेल रहे हैं कि फ्रॉड उनको घोषित किया जा चुका है, लुकआउट कॉर्नर नोटिस उनको जारी किया जा चुका है, बैंक फ्रॉड घोषित कर चुकी है, ईडी पूछताछ कर रही है, पुराना दौर कुछ याद आ रहा है? देखिए, धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं अनिल अंबानी, और लाजमी है कि जो उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी एक बहुत दुनिया में एक उनके कह सकते हैं कि रैंकिंग है,
लेकिन वो दौर भी याद है कि जब रिलायंस अपने मोबाइल लेकर आया, उसके बाद धूम मची रिलायंस के मोबाइल की। अनिल अंबानी का नाम बहुत ऊपर चढ़ गया और लोग भी जानने लग गए कि रिलायंस और अनिल अंबानी, लोगों को जो नारा था दुनिया जो कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उसको लेकर भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और अनिल अंबानी का एक अपना चार्म हुआ करता था, उस वक्त में काफी बड़े उद्योगपति में थे। फिर ये धीरे धीरे देखने को मिला कि जैसे जैसे मुकेश अंबानी ऊपर गए, यानी कि उनका ग्राफ उद्योग में ऊपर जाता गया, अनिल अंबानी का नीचे जाता चला गया। मुझे याद आता है 2008 का वो वक्त जब फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 6वें नंबर पर वर्ल्ड के सबसे करोड़पतियों में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में अनिल अंबानी का नाम होता था। बिल्कुल उसी का हम जिक्र कर रहे थे कि एक टाइम था जब अनिल अंबानी को लोग जिस तरह से आज मुकेश अंबानी का रुतबा है, उस तरह अनिल अंबानी का रुतबा हुआ करता था। और आपने जिस तरह क्या फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम आया था, बहुत बड़े सम्मान की बात है, भारत के किसी उद्योगपति का उसमें नाम आता है तो। लेकिन धीरे धीरे इनका ग्राफ लगातार नीचे जाता चला गया, तमाम जो इनकी कंपनियां हैं वो घाटे में जाती चली गई। ये खुद कई जगह जो बैंकक्रप्ट और ये कहें कि कई ऐसे इनके बिजनेस जो कि घाटे में जाने लगे, और उसके बाद ग्राफ बहुत नीचे चला गया। आपको ध्यान होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की जब शादी थी, तो अनिल अंबानी और अपनी पत्नी के साथ बहुत सादे और बहुत सरल तरीके से पहुंचे थे, हालांकि भीड़ में ज्यादा लोग उनसे मिल भी नहीं रहे थे। तो ये दिखता है कि ग्राफ किस तरह से उनका गिरा है। और अब आज एक बहुत बड़ा उद्योगपति जिसका किसी जमाने में ये कह सकते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट में नाम था, जो कि आपने भी जिक्र किया, और आज 8-8 घंटे ईडी दफ्तर में, जहां पे अमूमन 9 घंटे ईडी दफ्तर में, जहां पे तकरीबन वो लोग आते हैं जो कि किसी ना किसी तरह के फ्रॉड में होते हैं, किसी तरह से कई नेताओं को हमने यहाँ देखा। लेकिन एक उद्योगपति का ये भी दिन आएगा कि 9-9 घंटे ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी। और अभी ये नहीं कि पूछताछ खत्म होगी, हो सकता है कि कोई अगली डेट भी आ जाए। तो भी एक बड़ा ये दिखाता है कि किस तरह से वक्त जब बदलता है और किस तरह से जब आदमी अर्श से फर्श पे आता है। तो आज शायद अनिल अंबानी का वही दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कर लो दुनिया मुट्ठी का जिक्र किया, मुझे रिलायंस कम्युनिकेशन का वो दौर याद आया। और मुझे फिर याद आता है कि जब जियो मार्केट में आई तो किस तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन धीरे धीरे गायब होती हुई मार्केट से नजर आई। और फिर वो वक्त याद आता है जब धीरू भाई अंबानी एक समय में पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करते थे, और उसके बाद ये अरबों खरबों का कारोबार, और आज एक बेटा बिल्कुल अर्श पर और दूसरा बेटा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब रिलायंस ने अपने मोबाइल को लॉन्च किया था, और चूंकि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी हैं, तो उसमें जितनी सस्ती कीमत पे ये मोबाइल लॉन्च किए गए थे, और ऐसे टाइम पे जब कॉल रेट बहुत महंगे होते थे, हर किसी को मोबाइल 501 रुपए, अगर मुझे ठीक याद आता है तो 501 रुपए, बिल्कुल ठीक। उस वक्त बड़ी कीमत मोबाइल के लिए तो नहीं होती थी, और चूंकि उस टाइम पे मोबाइल बहुत महंगे आते थे, उसके जो रिचार्ज थे वो भी महंगे होते थे। तो उसमें रिलायंस 501 रुपए में आपको मोबाइल भी दे रहा था, और कुछ दिनों का, महीनों का फिर कहें कि बिल भी फ्री दे रहा था। और उसमें भी कई लोगों ने फ्रॉड किया था, कई हजारों की पेमेंट पे नहीं की थी। तो ये एक वो दौर जब अनिल अंबानी को इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता था कि जो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मोबाइल पे 8-8 हजार का जो बिल है वो पेंडिंग है, वो चुकाया नहीं जा रहा है, तो अब किसी तरह का इनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति थे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से 9 घंटे का ईडी के सवालों का सामना इन्होंने किया है, लाजमी है कि बहुत ऐसे उद्योगपतियों का एक समय था कि जब 1-1 मिनट कीमती हुआ करता था, और लाजमी है कि आज भी होगा उनका 1-1 मिनट कीमती। लेकिन 9 घंटे ईडी दफ्तर में अधिकारियों के सवालों का सामना, वो एक बहुत बड़ा इनके लिए ऐसा पल, शायद ये अपने पुराने पल को भी याद कर रहे होंगे, जिसका अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जब इनका फोर्ब्स की लिस्ट में नाम था, मोबाइल के नाम पर रिलायंस का मोबाइल सबके हाथ में होता था। तो ये शायद ये भी आज वो दिन याद कर रहे होंगे। और अब जिस तरह से यहाँ से निकले ईडी दफ्तर से, आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, उनके चेहरे पे उस तरह से, हालांकि कुछ गंभीर भी नहीं दिखे, लेकिन ज्यादा जी दीपक और विनय, आपने तमाम चर्चाएं रखी, आपने तमाम जानकारियां सामने रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी